हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ठोस अवस्था का परिचय पढ़ा था। आज हम लोग ठोसों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको अमार्फस सॉलिड भी बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों का सुव्यवस्थित क्रम, या जिसको हम कह सकते हैं कि नियमित क्रम होता है, और दीर्घ परास के लिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, बनाया गया है। सपोज दैट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लो NaCl, जैसे आप उदाहरण में लिखा होगा नमक एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो यदि नमक के अवयवी कणों को यहाँ पे बनाया गया हो तो हम देख सकते हैं ये ब्लू कलर से, यदि सोडियम आयन है तो दूसरा हम देख सकते हैं कि क्लोरीन आयन है। इसके बाद फिर सोडियम आयन, फिर क्लोरीन आयन, फिर सोडियम आयन। तो हम देख रहे हैं कि एक नियमित क्रम जा रहा है। इस NaCl अणु में मौजूद अवयवी कणों का एक सुव्यवस्थित क्रम है, और दीर्घ परास के लिए होता है, यानी लॉन्ग रेंज के लिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये NaCl का जो क्रिस्टल है उसको हम देखेंगे, उसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन नियमित क्रम में प्राप्त होते हैं। इधर हम देखते हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस या अमार्फस सॉलिड होते हैं, उनके अवयवी कणों में भी नियमित व्यवस्था होता है, लेकिन लघु परास के लिए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक हमको रेड कलर का दिख रहा है डॉट, उसके बाद दो ब्लू कलर, फिर तीन रेड कलर। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक अवयवी कण के बाद दूसरे जो अवयवी कण विभिन्न प्रकार के हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्रम आ जा रहा है। और इसमें हम अंतर बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि इसके अवयवी कण नियमित क्रम में थे और इसके अवयवी कण जो थे वो अनियमित क्रम में थे। और एक बात कि इस 12वीं के सिलेबस में अर्थात ठोस अवस्था में हम लोगों को क्रिस्टलीय ठोस ही मुख्य रूप से पढ़ना है। इसके अलावा अगला पॉइंट हम लेते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको सत्य ठोस या ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ठोसों के जो मुख्य गुण होते हैं वो इन्हीं क्रिस्टलीय ठोसों में ही पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्रिस्टलीय ठोस से ही पढ़ना है, जो कि आगे आने वाला है। अक्रिस्टलीय ठोस को असत्य ठोस, स्यूडो सॉलिड या अति शीतलित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो खिड़कियां लगी होती हैं, उनमें जो कांच होता है, यदि वो 3-4 साल पुराना है तो उसको हम टच करते हैं तो हमको आभास होगा ऊपर का जो कांच होता है वो पतला हो गया होता है, और नीचे का जो कांच होता है वो मोटा हो गया होता है। इससे सिद्ध होता है कि जो कांच होता है वो भी पानी की तरह अर्थात द्रव की तरह ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो द्रव के समान होते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। इसलिए इनको अति शीतलित सुपर में एक्चुअल में देखने पर तो ये ठोस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सॉलिड लिक्विड होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है तो ये ठोस के रूप में आ जाते हैं। तो परीक्षा में इसका डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा अति शीतलित द्रव है, और उसमें यही ग्लास या कांच का उदाहरण देता है। तो लड़के सोचते हैं कि कांच जो है वो तो ठोस होता है, और इस तरीके से वो क्वेश्चन आंसर जो है गलत दे देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अति शीतलित द्रव पूछे तो वो कोई अक्रिस्टलीय ठोस ही होगा। अगला पॉइंट में चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, अर्थात इनको पिघलाने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, और निश्चित होता है। अर्थात यदि इनका गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस है तो 120 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा, द्रव में बदलेगा। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक होता है क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा कम होता है और अनिश्चित होता है, या हम कह सकते हैं कि दीर्घ परास के लिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जब अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म किया जाता है
तो पहले वो गर्म करने के बाद नरम होते हैं और फिर धीरे धीरे पिघलते हैं, अर्थात उनको एक लॉन्ग रेंज का टेम्परेचर चाहिए, अर्थात पहले 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पिघलेगा और फिर अचानक से वो द्रव में बदल जाता है। अगला पॉइंट लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षा में जब पूछता है क्रिस्टलीय ठोस निम्न में से विषमदैशिक होता है कि समदैशिक होता है, तो ज्यादातर लड़के क्रिस्टलीय को समदैशिक कर देते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषमदैशिक होता है। इसको इंग्लिश में एनआइसोट्रॉपिक कहा जाता है। इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं, जैसे सुबह के टाइम जब प्रेयर होता है तो सारे बच्चों को क्लास वाइज खड़ा किया जाता है, उसमें 6वीं 7वीं 8वीं के सारे बच्चे क्रम से खड़े रहते हैं, तो हम अलग अलग दिशाओं से जाते हैं तो हमको अलग अलग क्लास के बच्चे प्राप्त होते हैं। विषमदैशिक का मतलब होता है कि अलग अलग दिशाओं से अलग अलग भौतिक गुण। इसको यहाँ पे समझते हैं कि समदैशिक का क्या मतलब होता है, चूंकि इनके जो अवयवी कौन होते हैं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो इनके किसी भी दिशा से जाएंगे तो सभी प्रकार के कोण हमको प्राप्त होते हैं। जैसे छुट्टी का समय हो गया तो सारे बच्चे आपस में मिक्स हो जाते हैं, उस समय हम किसी भी दिशा से जाएंगे तो हमको 6वीं का भी बच्चा मिलेगा, 7वीं का भी मिलेगा, 8वीं का भी मिलेगा। सभी दिशाओं से सभी प्रकार के जो अवयवी कोण प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको समदैशिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियमित कटाव। क्रिस्टलीय ठोस को हम किसी तेज हथियार से यानी चाकू से काटते हैं तो हमको जो काटने के बाद जो किनारा प्राप्त होता है बिल्कुल नियमित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का जो काटने के बाद जो चाकू से काटने के बाद जो किनारा होता है वो अनियमित प्राप्त होता है। इसका उदाहरण रबड़ के साथ ले सकते हैं। जब भी रबड़ को हम तेज चाकू से काटते हैं तो रबड़ का जो सतह होता है कटा हुआ वो अनियमित क्रम के रूप में कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका कटाव अनियमित होता है, जबकि इनका कटाव जो होता है वो नियमित होता है। अगला पॉइंट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो ठोस होते हैं उनके अवयवी जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जो उनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इनको हम दबा नहीं सकते हैं, अर्थात ये असंपीड्य होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, जिनको कुछ हद तक हम दबाया जा सकता है। जैसे उदाहरण रबड़ और प्लास्टिक का ले सकते हैं। आइए अब इनका उदाहरण लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है, NaCl नमक, वाटर जिसको बालू भी हम लोग बोलते हैं, इसके अलावा ZnS जिंक सल्फाइड, ये सब उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस के। इनके बारे में हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे। इसके बाद और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है रबड़, ग्लास जिसको हम कांच भी कह सकते हैं, और प्लास्टिक, ये सारे उदाहरण और क्रिस्टलीय ठोस के हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।